हेलो बच्चों, मैं सुप्रिया दास आज आपके सामने फिर एक नया चैप्टर के क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हूँ। कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है वो आज हम देखेंगे। आज के टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से आपको 3 और 5 मार्क्स दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी मिलेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं जिनको कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को लिगेंड की जानकारी होनी चाहिए। लिगेंड मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है या चिलेट लिगेंड है, चिलेशन शो करता है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, उनके एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे। IUPAC नेम जो बहुत बार पूछा जाता है, इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। IUPAC नेम आपको फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, आप फॉर्मूले को रूल्स के हिसाब से जैसे ही आप उसका नाम लिखना शुरू करेंगे, आपको ये अगर आप सही ढंग से नाम लिख लेते हैं तो पूरे 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर CONH3 Cl3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। 6 अमीन है इसलिए हेक्साअमीन। कोबाल्ट जो हमारा सेंट्रल मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, चूँकि ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका -3 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, ये +3 होना चाहिए। तो कोबाल्ट 3 और उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिखा, और साथ में चूँकि ये लास्ट में क्लोरीन है तो क्लोराइड। इसी तरह से K4FeCN6 को जब हम लिखेंगे, जब यहाँ पर एक नाम आता है, जब यहाँ पर मेटल रहता है तो हम पोटेशियम जो भी मेटल है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद लिगेंड का कितना लिगेंड है वो लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है, और लास्ट में जो आपका एलिमेंट है, जैसे यहाँ आयरन है तो आयरन फेरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये जो है वो एक एनायन, चूँकि यहाँ पर एक 4- का चार्ज आएगा, इसलिए यहाँ पर पूरा नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। याद रखिएगा, जब भी आप नाम लिखते हैं, जब भी आप IUPAC नेम लिखते हैं, तो आप ये दिमाग में ज़रूर रखें कि इसका सेंट्रल मेटल आइटम का, यहाँ जैसे यहाँ आयरन है, यहाँ कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़रूर कैलकुलेट करें। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के बाद उसे रोमन में ज़रूर से नाम के बाद लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में उसे लिखेंगे और एक साथ पूरा नाम लिखेंगे। इसमें कुछ भी, जैसे कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्फेयर है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, उसके बाहर भी जो एलिमेंट है उनका नाम भी आप ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद इसी तरह से ये क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता है कि IUPAC नाम लिखना है, उसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन आता है जब आपको IUPAC नेम दिया हुआ रहेगा और आपको उसका फॉर्मूला लिखना होगा। आप नाम में सबसे पहले ढूंढ लें कि आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। सेंट्रल मेटल एटम के बगल में आपका रोमन में लिखा हुआ रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसे सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद उससे पहले आने वाले सारी चीज़ों को आप लिगेंड के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ हेक्साअमीन है तो NH3 कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स। और उसके बाद लास्ट में अगर सल्फेट दिया हुआ है तो सल्फेट का सिंबल लिख के फॉर्मूला बना लेंगे। जैसे हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि किस तरह से हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ये पूरा आपको फार्मूला लिखना है। आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में या तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर ये, इन दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे क्योंकि ये मार्क्स स्कोरिंग है। ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का और कोऑर्डिनेशन नंबर इसी का, जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना है, 3, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6, क्योंकि 6 लिगेंड इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड। होमोलेप्टिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें केवल एक प्रकार के लिगेंड हो, और हेट्रोलेप्टिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड उपस्थित रहते हैं। जैसे अगर इस फॉर्मूले को देखें तो CONH3 यानी यहाँ 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड हो गए। 2 अलग अलग टाइप के अगर लिगेंड है तो वो कहलाएगा हेट्रोलेप्टिक। और अगर एक ही टाइप का, जैसे मान लेते हैं हमने लिखा COF6 और यहाँ अगर लिख दिया 3-, तो ये एक टाइप का लिगेंड हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक।
ये पहचानने के लिए आता है, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कि जिसमें कि एक कोई पूछा जाता है, जैसे आपका आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म दो विशेष प्रकार के होते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो आएगा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, जिसमें सिस ट्रांस और DLN कन्फिगरेशन आता है। उसी तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपके पास 4 डिफरेंट टाइप के रहेंगे, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन एंड सॉल्वेंट। इन सब के एग्जाम्पल, उनको पहचानने का तरीका और उनका जो आइसोमर्स बनता है, जैसे आपसे कभी पूछा जाता है कि कोई कंपाउंड दे दिया गया और आपको बोला जाएगा कि उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना है, तो इन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब आते हैं बॉन्डिंग की तरफ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से 2 थ्योरी है। एक है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दोनों से ही 5 मार्क्स से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार रहेगा सेंट्रल मेटल एटम में, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही आ जाता है। आप इसको भी अच्छे से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर जैसे हमने कोबाल्ट NH3O5 Cl2, ये कंपाउंड अगर है हमारा, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है कोबाल्ट का, D2sp3। इस तरह के जो सवाल है उसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ याद रखिएगा, आपको d ऑर्बिटल को शो करना होगा, आप उसका बॉक्स बनाएंगे, आप उसको दिखाएंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, और उस हिसाब से वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उस हिसाब से आप हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो उसको आप VBT को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि VBT CFT दोनों को ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि आपको ये सब निकालने में भी सुविधा हो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसका आप अच्छे से जवाब दे सकें। एक और टॉपिक है इससे जो कि जिससे चेक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल। हमारे पास लिगेंड के हिसाब से हमारे पास 2 अलग अलग फील्ड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में d ऑर्बिटल्स जो है उसकी स्प्लिटिंग यहाँ पर दिखाई गई है, आप इसको देख लीजिए। जैसे यहाँ d ऑर्बिटल दो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं जो कि आपके एटम में प्रेजेंट है। जब d एक्साइटेड होता है, यानी जब वो बॉन्डिंग की तरफ जाता है, तो d एक्साइटेड थोड़ा सा एनर्जी उसका हाई हो जाता है। ये हमारा एनर्जी का सीक्वेंस है और आप इस स्प्लिटिंग को भी अच्छे से दिमाग में रखेंगे। यहाँ पर d ऑर्बिटल्स जो हाई एनर्जी का हो गया, वो फिर से 2 अलग अलग स्फीयर में स्प्लिट हो जाता है, 2 अलग अलग लेवल बनाता है। पहले लेवल को हम लोग T2G लेवल बोलते हैं और दूसरा लेवल कहलाता है EG लेवल। T2G लेवल में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz और dxz। उसी तरह से ऊपर जैसे ही जाएंगे, जैसे जो EG लेवल पे रहेगा, वो 2 d ऑर्बिटल है, dx² - y² और dz²। ये बीच में हमारा जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डेल्टा नॉट से दिखाया गया है। यहाँ नीचे 2/5 डेल्टा नॉट और 3/5 डेल्टा नॉट ऊपर की तरफ एनर्जी का इंक्रीज होता है। ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग है। आप इसी तरह से टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिट भी प्रैक्टिस कर लेंगे और दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसे अच्छे से लिख पाएंगे। इस स्प्लिटिंग के लिए आप जब भी कॉपी में बनाइएगा, आप अच्छे से जगह लीजिए, हो सके तो पेंसिल से बनाइए या फिर पेन से भी बना रहे हैं तो स्केल का यूज़ करते हुए बहुत साफ तरीके से बनाएं। एनर्जी गैप को बहुत अच्छे से शो कीजिए, लेवल्स को दिखाइए, बताइए कि कौन कौन सा ऑर्बिटल किस लेवल में प्रेजेंट है, और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी का दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करके भी दिखाइए। इसके साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी आप इससे शो कर सकते हैं, कलर कंपाउंड होगा या नहीं, या डी ट्रांजिशन पॉसिबल है या नहीं, ये भी आप इसमें शो कर सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तब आपका ये चैप्टर, उम्मीद है कि आपको इसमें से सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप जैक में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।